जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता है आपके ही अपने परिवार में, जहां हम तैयारी करते हैं क्लास 11, क्लास 12 और उसके बाद CUET की। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फ्लेमिंगो का जो पोएट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम खासा तौर पर इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में जरूर से जरूर आए। और बेटा ध्यान रखें, ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको किसी भी पोएम की थीम के साथ जोड़ करके रखता है। ये बहुत ही प्यारी पोएम थी, हम सभी ने इसके एक्सप्लेनेशन में देखा था और बहुत कुछ सीखा था इसके एक्सप्लेनेशन से। तो अभी शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले करेंगे क्या? सबसे पहले हम कर लेंगे इसका सेंट्रल आइडिया। चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं। द पोएट पैब्लो नेरूदा इन द पोएम सजेस्ट्स दैट ही वुड काउंट टू 12 एंड एवरीबॉडी वुड कीप स्टिल। क्या कहने का मतलब है? पैब्लो नेरूदा कहना चाहते हैं भैया कि वो 12 तक गिनती गिनेंगे और उसके बाद वो सभी से कह रहे हैं कि हर कोई शांत हो जाए, हर कोई किसी भी प्रकार की मूवमेंट को ना करे। उन्होंने क्या बोला था? लेट्स नॉट मूव एनी आर्म्स। आर्म्स का मतलब दो आए थे बेटा। एक तो अपने हाथों को मत चलाओ, कुछ मत करो, और दूसरा आर्म्स का मतलब होता है हथियार। अपने हथियारों को, बंदूकों को एक कोने में रख दो, बस उनका यूज करना बंद कर दो। तो सबसे पहले बोला है, सजेस्ट कर रहे हैं कि दैट ही वुड काउंट टू 12, कि भैया वो 12 तक काउंट करेंगे, एंड एवरीबॉडी वुड कीप स्टिल। मैंने आपके लिए पहले से ही जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि यहां पर मैंने येलो कर दिया है, यहां पर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये वो वर्ड्स हैं बेटा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस लेसन के सेंट्रल आइडिया को देख रहे हैं, तो अगर आपके माइंड में ये वर्ड्स भी रह जाते हैं, तो आप अपने आप से एक नया सेंट्रल आइडिया फिगर आउट कर लेंगे, क्योंकि आपके पास वो कीवर्ड्स होंगे, आपके पास वो की नोट्स होंगे, जिससे आप पूरा का पूरा सॉन्ग बना सकते हैं। राइट, देखते हैं आगे बच्चे। ही सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ एट आवर ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग यानी कि जहां पर हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, वी वुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस। एक बार कुछ ऐसा करते हैं भैया, हम लोग सारे के सारे शांत हो जाते हैं और मोशनलेस, किसी भी प्रकार के मोशन को नहीं कर सकते हैं। लेट्स बी स्टिल फॉर सम टाइम। नेक्स्ट, दिस टेक्निक ऑफ द पोएट इज रिलेटेड टू अब ये जो टेक्निक है पोएट की, किस चीज से रिलेटेड है बच्चे? ये रिलेटेड है वे ऑफ मेडिटेशन से, साथ ही साथ रिलैक्सेशन से एंड इंट्रोस्पेक्शन से, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथों में दिया हुआ है, हमारे भारत के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उन सभी में बातें कूट कूट के भरी हुई हैं कि डू मेडिटेशन, डू रिलैक्सेशन और इंट्रोस्पेक्शन करो, ताकि आप जान पाओ कि एक्चुअली आप हो क्या, आपका एम क्या है इस दुनिया पर। राइट, This movement is unique movement without any sound and this way brings togetherness। उन्होंने बोला भी था कि on the face of the earth let's not speak in any language। क्या बोला था? On the face of the earth let's not speak in any language। इसका मतलब हम लोग किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं, और जब हम सभी शांत होंगे तो उस तरीके से हम सारे के सारे यूनाइट हो जाएंगे। बिकॉज नाउ अगर मैं इंडियन हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा, जो फ्रांस में रहता है वो फ्रेंच बोल रहा होगा, भाई स्पेनिश बोल रहा होगा, कोई पुर्तगाली बोल रहा होगा, कोई कन्नड़ बोल रहा है, अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। इस तरीके से लोग डिवाइडेड है। तो वो कह रहा है लैंग्वेज के माध्यम से कम कम एक हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं थोड़ी देर के लिए और पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। इस तरीके से हम सभी क्या फील कर पाएंगे? टुगेदरनेस की भावना को फील कर पाएंगे, दैट वी ऑल आर टुगेदर। हम सभी उस एक ही एनर्जी के स्रोत है, एक ही एनर्जी से निकले हुए हैं। हम सभी ने पढ़ रखा है आइंस्टीन के इक्वेशन को, E इज इक्वल टू mc², है ना भैया। जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, वो बस ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है। तो वही बात कह रहे हैं भैया कि ये जो पोएट का तरीका है किससे रिलेटेड बेटा? वे ऑफ मेडिटेशन से रिलेटेड है, रिलैक्सेशन से रिलेटेड है, और साथ ही साथ इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड है। दिस मूवमेंट इज यूनिक मूवमेंट विदाउट एनी साउंड एंड दिस वे ब्रिंग्स टुगेदरनेस। और ये क्या लाता है? ये हम सभी के बीच में एकता को प्रमोट करता है, सम स्ट्रेंथनेस, है ना, और टुगेदरनेस और सम स्ट्रेंजनेस को लाता है। दिस प्रोसेस गिव्स बेनिफिट्स टू ऑल द क्रिएचर्स। ये जो प्रोसेस है सभी के सभी जो क्रिएचर्स हैं उनको क्या देता है? फायदा देता है। और आगे देखते हैं बच्चे। ह्यूमन बीइंग लाइक वायलेंट मेंटालिटी विल आल्सो गॉट कंफर्ट एंड देयर मेंटालिटी वुड बी चेंज्ड। जो लोग काफी ज्यादा वायलेंट है, जो काफी ज्यादा एजिटेटेड रहते हैं, काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं, उनका भी मेंटालिटी थोड़ा शांत हो जाएगी और कुछ देर के लिए वो भी अपने आप को एट ईज में पा पाएंगे, थोड़ा सा कंफर्ट फील कर पाएंगे। अदरवाइज हम सभी जानते हैं बेटा, जो लोग क्रोध करते हैं वो कभी भी खुश नहीं होते। राइट, आगे देख लेते हैं। पोएट ऑल्सो क्लियर्स द कंफ्यूजन अबाउट टोटल इनएक्टिविटी। और वो ये भी बताता है कि भैया टोटल इनएक्टिविटी के नाम पर कंफ्यूज मत हो जाना। लाइफ इज गिवन फॉर अ पर्पस। हम सभी को जीवन दिया गया है किसी एक उद्देश्य के लिए, किसी एक एम की प्राप्ति के लिए, टू बी फुलफिल्ड, जिसके हमें क्या करना है, जिस पर्पस को, जिस एम को हमें पाना है और उसे फुलफिल कर देना है। आगे, टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। अगर आप टोटल इनएक्टिविटी में चले जाओगे, कुछ नहीं करोगे बस, तो वो क्या होगी? वो मौत, मृत्यु के समान होगा। वो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है किसी एक चीज पर फोकस हो जाओ, बाकी हर चीज को अपने दिमाग से हटा दो। अपने शरीर के जो कर्म हैं, जो आपके शारीरिक कर्म है, जो आपके मानसिक कर्म है, जो आपके वैचारिक कर्म है, इन सभी को एक दिशा में फॉरवर्डेड कर दो, ताकि आप अपने उस पर्पस को परस्यू कर पाओ, आप उस पर्पस को फुलफिल कर पाओ। आगे क्या बोल रहे हैं भैया?
टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, वी मस्ट बी सिंगल फोकस फॉर आवर एम, हमें बिल्कुल फोकस हो जाना है किस चीज के लिए, अपने एम के लिए। और क्या बोल रहे हैं, फॉर फॉरवर्डिंग आवर लाइफ्स, अदरवाइज ह्यूज साइलेंस, जिसे हम डेथ बोल सकते हैं, वुड नॉक एट द डोर, है ना, वरना एक दिन तो मौत आनी ही आनी है हमारे दरवाजे पर कि हाँ भैया चलो चलते हैं, हो गया तुम्हारा टाइम यहां पर पूरा। वी शुड रिमेंबर, वी शुड नेवर थ्रेटन आवरसेल्व्स विद एनी फियर, हमें कभी भी अपने आप को किसी डर से डराना नहीं चाहिए कि यार अगर मेरे पास पैसा नहीं है, यार अगर मेरे पास ये नहीं हो पाया, यार अगर मेरे घर में ऐसा नहीं हो, यार मेरे नंबर नहीं आए, यार मेरा ये नहीं हो, वो नहीं हो। डोंट थ्रेटन योरसेल्फ, बी फील प्रेशर, है ना, फील रिस्पॉन्सिबल, बट डोंट थ्रेटन योरसेल्फ विद एनीथिंग, है ना, डराओ मत खुद को, बस लगे रहो अपने किसी पर्पस के लिए, अपने एम की प्राप्ति के लिए। द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर, अर्थ टू गिव मोटिवेशन फॉर लाइफ टू बी अलाइव, एंड फाइनली गोज फर्दर फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स एंड कंटिन्यूज द प्रोसीडिंग्स। भैया यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि भैया हम लोग नेचर से सीख सकते हैं, हम लोग अर्थ से सीख सकते हैं। अगर आप सीजन्स को देखो, 4 सीजन होते हैं भैया, समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन। जब पतझड़ का समय आता है तो ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ पूरे के पूरे क्या हो गए बेटा, लाइफलेस हो गए, कोई एक्टिविटी नहीं है, सारे के सारे पत्ते गिरा देते हैं। लेकिन वहीं स्प्रिंग आता है, वापस से लाइफ क्या हो जाती है, ब्रिंग बैक हो जाती है। वैसे ही बोल रहा है कि हम लोगों को भी कुछ देर के लिए शांत हो जाना है, लेकिन अपने आप को फोकस्ड रखते हुए, ठीक है ना। करते हैं आगे, अब क्या करेंगे भाई, अब यहां से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं। चलो लेट्स बिगिन विद द एक्सट्रैक्ट नंबर 1। पहला एक्सट्रैक्ट बोल रहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। मैं कल इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोगों को अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आता है तो उस वीडियो को जरूर रेफर करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल, राइट। क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, What does the poet appeal for? अपील फॉर का मतलब किस चीज के लिए अपील कर रहा है, किस चीज के लिए वो एडवोकेसी कर रहा है, किस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है सबको। तो द पोएट अपील्स फॉर पीस एंड हार्मनी ऑन द अर्थ, किस चीज के लिए बच्चे, पीस यानी कि शांति के लिए, और हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है बेटा बंधुता, है ना, जिसको हम बोलते हैं ब्रदरहुड। पीस और हार्मनी के लिए क्या कर रहा है भैया, अपील कर रहा है ऑन द अर्थ, वेरी सिंपल। अगला देखते हैं, टू अटेन दिस, क्या भैया, पीस और हार्मनी अटेन करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, व्हाट डज ही एक्सपेक्ट ऑल अस टू डू, वो क्या एक्सपेक्ट करता है हम सभी से कि हम क्या करें जिससे कि ये शांति और हार्मनी आ जाए। तो भैया ही एक्सपेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू बी साइलेंट, टोटली इनएक्टिव एंड इंट्रोस्पेक्ट, वो चाहता है कि हम सभी के सभी शांत हो जाएं, टोटली इनएक्टिव हो जाएं थोड़ी देर के लिए, एंड इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम वाकई में क्या हैं, और इस माध्यम से हम सभी के सभी शांत हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे भाई, हार्मनी में भी आ जाएंगे, क्योंकि जब हम सभी शांत होंगे तो एक तरीके से हम लोग टुगेदरनेस की भावना को फील कर पाएंगे, हम सभी फील कर पाएंगे हाँ हम सभी किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं, भले ही वो शांति क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, Why does he advocate silence? भैया जो आपका ऑथर है वो साइलेंस को क्यों एडवोकेट कर रहा है, साइलेंस के बारे में क्या बताना चाहता है। तो he advocates silence so that human beings could introspect about themselves without any external disturbance, है ना। वो बोल रहा है भैया साइलेंस को एडवोकेट इसलिए कर रहा है ताकि हम सभी क्या कर पाए बच्चों, हम सभी इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, कहां पर है, इंट्रोस्पेक्ट कर पाए विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, बिना किसी बाहरी डिस्टर्बेंस के हम सभी केवल और केवल क्या कर पाए, अपने काम पर फोकस कर पाए और इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, अपने आप को जान पाए who we really are, right? Next question देखते हैं बच्चे, what kind of activity does the poet feel the man is involved with? वो क्या सोचता है कि भैया किन प्रकार के कामों में जो मैन है वो इन्वॉल्व है। तो द पोएट फील्स दैट मैन इज लीडिंग अ वेरी मोनोटोनस लाइफ। मोनोटोनस का क्या मतलब भैया, मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, राइट। मोनोटोनस का मतलब बोरिंग एंड डल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत ही डल, बहुत ही उदास टाइप का जीवन जी रहा है। ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, और जो इंसान वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में है भैया, वॉर कर रहा है ना, हड़पने में लगा पड़ा है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस ला रहा है, इन सभी चीजों से डिस्ट्रक्शन कर रहा है दैट हार्म हिमसेल्फ एंड नेचर टू, जो उसे खुद को तो प्रभावित कर ही रहा है, साथ ही साथ नेचर को भी प्रभावित कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे हमारे सामने एक्सट्रैक्ट, इसको पढ़ो बेटा एक बार, क्या लिखा हुआ है। It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब इससे कौन से क्वेश्चंस निकल करके आते हैं उन्हें देख लेते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने क्या है, What does he mean by exotic movement? भैया exotic movement से क्या चाहता है, क्या मतलब exotic movement का। तो भाई exotic movement, the poet means that the movement will be worth cheering, है ना, cheering as it would be extraordinary,
भैया एक्सोटिक मूवमेंट वो होगा जब सभी के सभी शांत हो जाएंगे, वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट बहुत ही ज्यादा खुशी देने वाला होगा, बहुत ही ज्यादा चीयर्सिंग होगा, जिसके लिए हम सभी जॉय फील कर सकते हैं, काफी ज्यादा प्लेजर हम फील कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मूवमेंट दोबारा कभी नहीं आएगा। ये शायद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट होगा जब 12 सेकंड गिनती गिनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो मूवमेंट है जब सारा संसार एक मूवमेंट के लिए, कुछ मूवमेंट के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा और इंट्रोस्पेक्शन करेगा, दैट विल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, यानी कि वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कुड मैन अचीव दिस एक्सोटिक मूवमेंट। अब भैया ये एक्सोटिक मूवमेंट को अचीव कैसे करेगा इंसान, तो इन दिस एक्सोटिक मूवमेंट मैन वुड बी एबल टू स्टॉप ऑल एक्टिविटी, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे स्टॉप करनी पड़ेगी जो भी वो काम कर रहा है, इंजन्स को शांत रहना पड़ेगा, है ना, जो फिशरमैन क्या बोलते हैं वेल्स को पकड़ रहे हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने काम को रोकना पड़ेगा, जो सी शोर यानी कि जो समुद्र का किनारा होता है वहां पर जो लोग होते हैं ना, जो क्या करते हैं बेटा, नमक इकट्ठा करते हैं, उन्हें अपने हाथों के छाले देखने का समय मिलेगा जब वो काम रोक देंगे, तो क्या करना पड़ेगा, स्टॉप ऑल एक्टिविटी, रिमेन साइलेंट, शांत रहना होगा, एंड इंट्रोस्पेक्ट, और उन सभी को क्या करना होगा, अपने अंदर झांक करके देखना होगा, अपने विचारों को देखना होगा कि वाकई में वो क्या है और क्या होना चाहते हैं। ही वुड फील एनलाइटेंड एंड बी इन हार्मनी विद मैन एंड नेचर, और वो लोग क्या फील करेंगे, एनलाइटेंड फील करेंगे, ऐसा फील करेंगे जैसे कि उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, चक्षु बोले तो आंखें, ज्ञान चक्षु बोला जाता है, ज्ञान चक्षु खुल गए, एंड वो क्या फील कर पाएंगे, हार्मोनियस फील कर पाएंगे, किसके साथ, मैन एंड नेचर के साथ, दे विल बी एबल टू फील हार्मोनियस मैन एंड नेचर, यानी कि इंसानों के बीच और पूरे के पूरे पर्यावरण के बीच वो क्या फील कर पाएंगे, एक हार्मोनियस इंटीग्रिटी को फील कर पाएंगे, राइट। तो अब आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सी इज हियर, व्हाट काइंड ऑफ अ फीलिंग वुड दिस एक्सोटिक मूवमेंट इवोक। अब ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, कैसी फीलिंग को इवोक करेगा, कैसी फीलिंग को जगा देगा ये एक्सोटिक मूवमेंट, जब ये एक्सोटिक मूवमेंट आएगा तो कैसी कैसी फीलिंग्स को इवोक करेगा, यानी कि कैसी कैसी फीलिंग्स को जगा देगा, क्या हमें देखने को मिलेगा। इट वुड बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट, पहली बात तो ये मूवमेंट कैसा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, है ना, बिल्कुल अद्वितीय मूवमेंट होगा। आगे एज अ मैन वुड बी एट पीस विद हिमसेल्फ, क्योंकि उस समय इंसान क्या होगा, अपने साथ बिल्कुल शांति में होगा, पीसफुल होगा, एंड हिज सराउंडिंग्स, अब खुद भी शांत होगा और उसकी पूरी सराउंडिंग्स भी शांत होगी, तो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट। आगे दिस मूवमेंट माइट रिड्यूस मैन्स सैडनेस, क्या कर सकता है, ये जो मूवमेंट है शायद उसकी क्या कर सके बेटा, उसकी जो सैडनेस है, उसका जो दुख है उसको थोड़ी देर के लिए कम कर सके, एट हैविंग जनरेटेड नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि जितने भी नेगेटिव थॉट्स होंगे उस समय आना बंद हो जाएंगे और इंसान एनलाइटेड फील कर पाएगा, साथ ही साथ हार्मोनियस फील कर पाएगा इस पूरे संसार के साथ, इस पूरी प्रकृति के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हार्म डू द फिशरमैन डू एंड व्हाई डू सॉल्ट गैदरर्स हर्ट हैंड्स हर्ट, है ना भैया, जो फिशरमैन होते हैं वो क्या हार्म करते हैं, एंड व्हाई डू सॉल्ट गैदरर्स हैंड्स हर्ट। देखो भैया, जो सॉल्ट गैदरर्स होते हैं, जो नमक इकट्ठा करते हैं, उनके हाथ क्यों कट जाते हैं, क्यों छिल जाते हैं, क्यों हर्ट हो जाते हैं। तो द फिशरमैन किल द वेल्स, जैसा आपको मिला हुआ है कहां पर, पोएम में, कि वेल्स को मार देता है, एंड कॉज देयर एक्सटिंक्शन वाइल सॉल्ट गैदरर्स, एक्सटेंशन का मतलब विलुप्त हो जाते हैं, कहीं नहीं, कई सारे जो प्राणी होते हैं विलुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जैसे कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, है ना, अभी धीरे धीरे कर करके पोलर बियर भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ऐसे ही जैसे कि गिद्ध एक्सटिंक्ट हो गए, कितने कम आपको गिद्ध दिखते हैं, तो उसी तरीके से एक्सटिंक्ट होने से बच जाएंगे अगर हम उनको नहीं मारेंगे। साथ ही साथ सॉल्ट गैदरर्स हैंड्स हर्ट ड्यू टू द कोर्स एंड रफ फील ऑफ द सॉल्ट कॉजिंग पेन टू देयर हैंड्स, क्योंकि वो जब लगातार काम करते रहते हैं ना, सॉल्ट उठाते रहते हैं, सॉल्ट थोड़ा सा क्या होता है, हाथ को छील देता है, और हाथ को छील देता है, फिर वो लगातार काम कर रहे हैं, तो जहां छिला हुआ है वहां पर भी लगातार सॉल्ट भर रहा है और फट रही है उनकी स्किन, इसलिए वो हर्ट होता है। तो ये होगा आपका इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर डी। आपके कितने एक्सट्रैक्ट हो गए बच्चे, 2 एक्सट्रैक्ट हो गए। थर्ड एक्सट्रैक्ट हमारे पास, जहां हमको देखने को मिलेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारे आयरन मैन। अच्छा, Those who prepare green wars, अच्छा यहां पर wars की बात की गई इसीलिए इनको यहां पर लाया गया है। Wars with gas, wars with fire, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। Next देखते हैं बच्चे, आ जाओ। What are the kinds of wars mentioned in the above lines? कौन कौन से wars हैं, कौन कौन से युद्ध हैं जिनको यहां पर क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो द पोएट मेंशंस 3 टाइप्स ऑफ wars। कितने टाइप्स के बेटा, 3 टाइप्स ऑफ wars को मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, आई का मतलब है फॉर एग्जांपल ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स यानी कि द मैन, जो मैन क्या कर रहा है भैया, अगेंस्ट कर रहा है नेचर के, द मैन वेजेस अगेंस्ट द नेचर। ग्रीन वॉर यानी कि आप पेड़ काट रहे हो,
है ना, लगातार आप पेड़ों को काटते चले जा रहे हो, आप खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हो, है ना, एसियां चल रही हैं, हर घर में एसी चल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, इन सबसे क्या हो रहा है बेटा, गैसेस की मात्रा बढ़ रही है और जो प्योर गैस है उनकी मात्रा घटती चली जा रही है। तो दिस वे हमने क्या कर रखा है, युद्ध छेड़ रखा है, ग्रीन वॉर, किसके खिलाफ बेटा, पर्यावरण के खिलाफ। आगे देखते हैं, एंड द एनवायरमेंट, ही ऑल्सो मेंशंस वॉर्स विद गैसेस एंड वॉर्स विद फायर, मीनिंग द मैन किल्स अदर ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन। ठीक है ना, उसने कितने सरल शब्दों में बता दिया बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन को, बस इतना कह करके, वॉर्स विद गैसेस एंड वॉर्स विद केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट आर ग्रीन वॉर्स, फिर से वही क्वेश्चन बेटा, ग्रीन वॉर्स रिफर्स टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय मैन्स मैडनेस या माइंडलेस एक्टिविटीज, है ना, जो एकदम पागल होकर के इंसान कर रहा है ना, बिना दिमाग लगाए, केवल अपना भला देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि आगे आने वाली जो चौथी पुश्तें होंगी, जो 400 साल बाद का इंसान होगा, वो ऑक्सीजन का मुंह पे सिलेंडर लेके घूम रहा होगा और जाके कहेगा, ए भैया 100 रुपए का ऑक्सीजन फिल कर दो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब पूरा ऑक्सीजन तुम खत्म कर दोगे, पूरे पेड़ तुम काट डालोगे, तो ऑक्सीजन तो फिर बिकेगी ना, फिर तो केमिकल लैब्स में ऑक्सीजन बनेगी और बस मेडिकल्स वालों की बढ़िया बौकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर सी, हाउ वुड द वॉर्स अफेक्ट अवर लाइफ्स, ये जो वॉर्स हैं कैसे हमारी लाइफ को क्या करेंगे बेटा, अफेक्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, द वॉर वुड नॉट लीव एनीवन विक्टोरियस बिकॉज देयर वुड बी नो सर्वाइवर्स। बोल रहा है हाउ वुड द वॉर्स अफेक्ट अवर लाइफ, भैया वॉर्स क्या अफेक्ट करेंगे, भैया कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, सब वॉर में मर जाएंगे, सब लड़खड़ के खत्म हो जाएंगे, बचेगा कौन। अब जब कोई बचेगा नहीं तो भैया किसके लिए वॉर हो रहा है, दैट्स द पॉइंट the writer is trying to make here, right? What could be the ideal situation? भैया ideal situation क्या हो सकती है? An ideal situation would be one in which human beings would be seen happily walking with others, hence depicting a feeling of oneness, unity and brotherhood. क्या बोल रहा है भैया, एन आइडियल सिचुएशन क्या हो पाएगी, वो सिचुएशन होगी व्हेन ह्यूमन बीइंग्स वुड बी सीन हैप्पीली walking with others, hence depicting a feeling of oneness, unity and brotherhood. There will be peace and यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अल्टीमेटली बार बार दो बातों को फोकस कर रहा है, एक तो पीस को कि भैया शांति बनाकर रखो दूसरों के साथ, और हार्मनी यानी कि ब्रदरहुड को बना करके रखो, टुगेदरनेस को बना करके रखो, यूनिटी को बनाकर रखो, दैट्स इट। ये 3 पॉइंट दिमाग में रखना, कोई भी क्वेश्चन आया बेटा इससे रिलेटेड, पोएट क्या चाहता है, क्यों चाहता है, ये तीनों पॉइंट जरूर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन के बाद देखेंगे आप, आओ अब आ गया हमारे सामने ये अक्षय कुमार, टोटल इनएक्टिविटी इसी को बोला जाए कि भैया एकदम सो गए, कुछ करना ही नहीं है, दैट इज टोटल इनएक्टिविटी। ये नहीं बोल रहा है करने को भैया उत्तर, व्हाट आई वांट वुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। आप टोटल इनएक्टिविटी मत समझ लेना कि आप ये सोचने लग जाओ टोटल इनएक्टिविटी करो। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, इफ वी वर not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. चलो करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमसे क्या जानना चाहता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट डज द पोएट मीन बाय इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी से भैया यहां पर मतलब क्या है, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। By inactivity the poet means a period of total silence. Inactivity का मतलब वो बोल रहा है एक ऐसा समय जब बिल्कुल शांति हो, टोटल साइलेंस। तो जब आपसे इनएक्टिविटी पूछे तो आप इसको रेफर करना टोटल साइलेंस को। आगे, नो वर्क, नो डिस्टर्बेंस, ही विजुअलाइजेज अ काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर। वो क्या विजुअलाइज कर रहा है, क्या अपने आप में कल्पना कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है एक बिल्कुल शांत और बिल्कुल जहां पर कोई भी हिलडुल नहीं रही चीज, ऐसे एटमॉस्फेयर की वो कल्पना कर रहा है, वेयर मैन introspects and there is productive silence, right? Next question देखते हैं, how is inactivity different from death? most important question बेटा, inactivity जो है वो डेथ से कैसे अलग है, ये कैसे ऑथर हमको समझा रहा है, कैसे हमको पोएट समझाने की कोशिश कर रहा है अपनी पोएम में, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। आओ जानते हैं, द पोएट ओनली विशेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ इनएक्टिविटी। वो क्या कह रहा है, केवल कुछ क्षण की इनएक्टिविटी मांग रहा है, पूरे जीवन की इनएक्टिविटी नहीं मांग रहा है। एंड मैन विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्शंस, जो कि इंसान अपने एक्शंस में दिखा पाएगा इनएक्टिविटी को। यानी कुछ देर के लिए कुछ मत करो, सिर्फ सोचो। सोचना भी एक काम है, लेकिन टोटल इनएक्टिविटी क्या होती है बेटा, जब आप सोचना भी बंद कर देते हो, जैसे भी हो उसी को आप स्वीकार कर लेते हो, तो वो अंतर हो जाएगा। डेथ क्या है, डेथ है जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, you are just a body lying on the bed, lying on the ground, you are not able to do anything. But while you are in total inactivity, you are able to think, you are able to introspect, you are able to contemplate, you are able to think, right? You are able to apprehend, you are able to understand things. That is how the difference is between किसके बीच में बेटा, एक डेथ अलग हो गई और यहां पर आपकी टोटल एक्टिविटी अलग हो गई। डेथ बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें, लेकिन टोटल एक्टिविटी में अभी भी कुछ एक्टिविटी बची है, दैट इज व्हाट इंट्रोस्पेक्शन बचा हुआ है। ठीक है,
डेथ ऑन द अदर हैंड इज द एंड ऑफ लाइफ विच द पोएट डज नॉट एडवोकेट। भैया डेथ का मतलब क्या, एंड ऑफ लाइफ है जो पोएट एडवोकेट नहीं कर रहा है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई, What makes us sad and what are we single minded about? हमें क्या दुखी बना देता है और हम किस चीज को लेकर के सिंगल माइंडेड हैं। चलो हम सभी लोग सिंगल माइंडेड है कि भैया हमारे जो गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं, दुनिया भर की चीजें, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारे पास बड़ा घर बन जाए, हमारे पास गाड़ी आ जाए, है ना, हमारा बच्चा ये कर ले, हमारी पत्नी इतनी सुंदर हो, यही सब चीजों में लगे हो, सिंगल माइंडेड हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और आप प्रकृति के बारे में नहीं सोच रहे हो, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हो, अपने फायदे के लिए आप दूसरे का घाटा करने के लिए तैयार हो। दैट इज व्हाट सिंगल माइंडेडनेस इज। लेकिन आपको लिखना कैसे होगा देख लेते हैं। वी आर सिंगल माइंडेड अबाउट मूविंग ऑन विद आवर लाइफ। हम लोग सिंगल माइंडेड, बस हम आगे बढ़ते रहे, बाकी दुनिया का क्या करना है ना। पहला पॉइंट आ गया भैया, मूविंग ऑन विद आवर लाइफ एंड फोकस ओनली ऑन आवर एम्बिशंस एंड गोल्स। और हम सिर्फ और सिर्फ अपने पर ही कंसंट्रेट किए रहते हैं। द मैकेनाइज्ड लाइफस्टाइल एंड द फीलिंग that we cause a threat to our own destruction make us feel sad। और जो हम क्या करते हैं, जो हम मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक मैकेनाइज फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, that we cause threat to our own destruction। और हम लोग अपने ही डिस्ट्रक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, थ्रेट पैदा कर रहे हैं। that makes us feel sad, जो हमें बुरा करता है, जो हमें बुरा फील होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। What does the poet mean? अब देखो सीधी सी बात है, अगर नहीं समझो तो फिर समझाते हैं। बुरा क्यों फील करोगे, बुरा तुम तभी फील करोगे ना, तुम दुनिया भर की चीजें एम कर लोगे, ये भी करना है वो भी करना है, फिर नहीं होंगी वो चीजें। अब जब नहीं होंगी तो बुरा लगेगा, यार ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ, फिर दूसरे को देख करके बुरा लग कि देखो इसका भला हो रहा है, मेरा भला क्यों नहीं हुआ, और दूसरा वाला इसलिए बुरा लग रहा है कि वो अपने आगे वाले देख रहे हो, उसका भला हो गया मेरा नहीं हुआ। तो ऐसे एंड ऑफ विशेस नहीं है, एंड ऑफ डिजायर्स नहीं है। हमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा सा स्थिर होना पड़ेगा, कॉन्टेम्पलेट करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। आगे देखते हैं। What does the poet mean by to have no truck with death? ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, है ना, ये समझने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। The poet wants to have no association with death as the end of life. He only appeals that we should be more productive. हमें क्या होना चाहिए, more productive and give up endless and futile pursuits that cause unhappiness। और हमें क्या त्याग देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए भैया, फ्यूटाइल परस्यूट्स, है ना, जिनका कोई मतलब नहीं, वो काम छोड़ देने चाहिए जिससे हमें अनहैप्पीनेस होती है। ठीक है ना, तो यहीं पर उसका क्या मतलब बेटा, इसका मतलब वो टू हैव नो ट्रक विद डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलो ये आपका आई थिंक लास्ट क्या होने वाला है, लास्ट आपका होगा ये एक्सट्रैक्ट। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive, now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या पूछोगे। What can the earth teach us? हमें भैया ये अर्थ क्या सिखा सकती है। तो the earth can teach us how to be in harmony, कि हम कैसे हार्मनी में रह सकते हैं with others while remaining silent and productive। ये अर्थ हमको सिखाती है कि कैसे हम सभी के साथ हार्मनी में रह सकते हैं without being destructive, और क्या होकर के हार्मोनियस होकर के हम सभी के साथ ब्रदरली रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how does it teach us this lesson? How does it teach us this lesson? So the earth continues to nurture life despite all the harm done to it by man। जो अर्थ है वो लगातार क्या करती रहती है, नर्चर करती रहती है लाइफ को, लगातार वो जीवन को उत्पत्ति देती रहती है, भले ही इंसान ने कितना ही उसको हार्म किया हो, कितना ही उसको प्रताड़ित किया हो। इट साइलेंटली गोज अबाउट इट्स वर्क एंड दिस इज द लेसन दैट वी शुड लर्न फ्रॉम इट। और यही है लेसन जो हमें सीखना चाहिए कि हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें दूसरे को डिस्ट्रक्टिव नहीं करना है, हमें दूसरे को बर्बाद नहीं करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, लेकिन किसी को डिस्ट्रॉय करके नहीं, अपने आप को और पुल करके, और ज्यादा खींच करके, अपने आप को और ज्यादा मेहनत करके, अपने आप से क्या करके बेटा, इंट्रोस्पेक्शन करके। लास्ट टू क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। हाउ डज द अर्थ प्रूव टू बी अलाइव? कैसे अर्थ प्रूव करती है कि हाँ भाई वो लाइव है। द अर्थ नर्चर्स लाइफ एंड एंश्योर्स दैट the life cycle of birth, life and death moves on and the process of regeneration goes on unhampered, है ना, बिना किसी रुकावट के। अनहैम्पर्ड बोले तो बिना किसी रुकावट के क्या कौन सा प्रोसेस चलता रहे बेटा, जन्म, जीवन और मृत्यु का प्रोसेस चलता रहे। इसी तरीके से भैया अर्थ क्या करती है, प्रूव करती है टू बी अलाइव। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स अपील? पोएट की अपील क्या है? तो the poet appeals to man to make an effort to keep silent for a few seconds and introspect in order to make amends for a harmonious environment। क्या है अपील पोएट की? तो पोएट की अपील है टू मैन टू मेक एन एफर्ट, कि भैया कोशिश करो, किस चीज के लिए कोशिश करो, टू कीप साइलेंट फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कि भैया कुछ देर के लिए शांत रहो, हार्मोनियस रहो और इंट्रोस्पेक्ट करो इन ऑर्डर टू मेक amends for a harmonious environment। वो कहना क्या चाहता है, वो चाहता है, सभी से अपील इस बात की कर रहा है कि थोड़ी देर सब लोग शांत हो जाओ और अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करो कि कैसे हम सभी एक दूसरे के काम आ सकते हैं, कैसे हम सभी ब्रदरहुड को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम सभी हार्मनी में आ सकते हैं।
तो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एट लास्ट आई वुड से कि भैया सब्सक्राइब कर लेना, जिसको भी लगता है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है। आपके लिए बहुत मेहनत करके ये पीडीएफ तैयार की जाती हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाया जा सके। और ये घंटी दबा देना सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम द चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए मुझे बोलना ही नहीं होगा, है ना। लाइक करो, शेयर करो और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर तुमको ये कंटेंट अच्छा लगा है, तुम्हें सब चीजें समझ में आई है, तुम्हें क्वेश्चंस और इससे पहले वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो डू कमेंट एंड लेट मी नो कि हाँ तुम्हें चीजें समझ में आई हैं एंड यू आर आल्सो गोइंग टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर योर वेल बीइंग, राइट। तो अपनी वेलबींग के लिए कुछ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। और कितने लोग हो आप में से जो सोचते हो कि हाँ मैं भी अब इंट्रोस्पेक्ट करूंगा और अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा विदाउट, बिना किसी को परेशान किया ना, विदाउट बीइंग यू नो डिस्टर्ब बाय समवन एल्स। एंड एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत अच्छा, नहीं भाई क्वेश्चन नहीं आना है। और एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और खुश रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें और इस चैप्टर से सीखें कि शांत रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले शांति और सुबह उठने के बाद शांति, ताकि आप अपने मेंटल स्टेटस को स्ट्रांग बना सकें। आपके डोले कितने मजबूत हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये कितना मजबूत है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।